हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों डेली का हम करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज का भी करंट अफेयर लेकर आया हूं। ये 25 जुलाई का करंट अफेयर है। अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि 1 जनवरी से लेके 30 जून 2024 तक पूरा हाफ ईयरली बोले तो 6 महीने का इकट्ठे एक महामैराथन करके प्लेलिस्ट में है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐड भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अब जाके जरूर देखें। और वीकली जो करंट अफेयर होता है उसका भी यहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूं कि माना औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, माना औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने, किसी को गिराया नहीं मैंने। तो दोस्तों मैं विवेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस VS सर अड्डा पे। आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला F1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 खिताब जीत हासिल करी है। ऑस्ट्रेलिया का फार्मूला 1 जो रेसर है ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में, कहां पे से जो हंगरी में जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वहां पे पहली बार F1 का खिताब इसने जीता है। और ये देखिए आपका सवाल, पहला सवाल आपके सामने है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली में किस तारीख से आयोजित होगी। तो नई दिल्ली में जो आयोजित तो होने वाली है वो कब से कब तक चलेगी सर। तो मैं आपको बता दूं कि सर ये 21 से 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। कब से कब तक चलेगी सर? ये आपका नई दिल्ली में जो बैठक चलेगी किसकी, तो विश्व धरोहर समिति की, वो आपका 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये चलने वाला है। थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं कि भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। मतलब इंडिया में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत विश्व धरोहर समिति का मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत के जो नई दिल्ली है वहां पे भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। कहां पे होगा सर? तो भारत मंडपम। भारत मंडपम के बारे में बता दूं कि ये वही जगह है जहां पे G20 समिट यहीं पे हुआ था सर। अब याद करो कुछ दिन पहले जो G20 समिट हुआ था इस पे भी मेरा वीडियो बना हुआ। अब जाके वहां पे देखोगे G20 समिट से रिलेटेड 2023 में जो हुआ था सारा डिटेल बताया हुआ है। अब जाके एक बार वहां पे जरूर देखना। ठीक है, थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं कि विश्व धरोहर समिति की बैठक प्रतिवर्ष होती है और यह विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन तथा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय के लिए जिम्मेदारी होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि 2023 में हमने पूरे विश्व में 50 जगह है जिसको लोकेट किया और इसको विश्व धरोहर के लिए इसको चयनित किया। तो अगले साल क्या है सर कि नेक्स्ट ईयर फिर से 2024 में क्या होगा सर? तो 2024 में फिर से बैठक होगा और विश्व के जो अलग अलग जगहों पे जो लगता है कि हाँ भाई ये विश्व धरोहर में इसको शामिल किया जाए तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है सर? तो डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भाई इसको विश्व धरोहर में इसको क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और 2024 में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, कैमा सत्र है सर? याद रखना, तो 46th समिट है ये। 46वां सत्र दुनिया भर से 27 नामांकनों की जांच करेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वर्ल्ड में जो 27 है वो नॉमिनेट किए गए थे। क्या किए गए थे? 27 नॉमिनेट किए गए थे, जिसमें क्या क्या है? तो 19 है वो आपका क्या है सर? सांस्कृतिक है, जिसको कल्चरल बोलते हैं। 4 आपका प्राकृतिक है, ये क्या है? एक कल्चरल हो गया। 4 आपका क्या हो गया सर? नेचुरल हुआ। और जो 2 है वो मिश्रित स्थल है, मतलब मिक्स्ड प्लेस है। और 2 आपका महत्वपूर्ण संशोधन शामिल है, मतलब कि 2 आपका रिसर्च सेंटर वाला शामिल है। कुल कितने हैं सर? तो कुल 27 नॉमिनेट किए गए हैं, जिसमें आपका 19 सांस्कृतिक हो गया, 4 आपका प्राकृतिक हो गया, 2 आपका मिश्रित हो गया और फिर 2 आपका महत्वपूर्ण संशोधन हो गया। ठीक है, इसमें भारत के मोइडम्स कौन कौन सा इसमें शामिल है सर? जिसमें आपका भारत के मोइडम्स, उसका दूसरा है द माउंड। द माउंड किसके लिए फेमस है? तो ये है सर आपका अहोम राजवंश की दफन प्रणाली। जो अहोम राजवंश जो था इंडिया में उस टाइम, उन लोग का जो दफनाने का प्रणाली था
उसको भी इसमें शामिल किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। इसको सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत जांचा जाना तय, मतलब भारत की तरफ से इन दोनों को भी जांचा जाएगा। अगर लगेगा कि हाँ भाई ये दोनों चीज जो है इसको विश्व धरोहर में शामिल किया जाना चाहिए तो फिर इसको किया जाएगा। अगर नहीं ये फाइनल होता है जांच होने के बाद तो फिर इसको नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसलिए अगला सवाल है कि 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक, कौन सा सर? हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है सर? तो वो आपका सिंगापुर है। कौन सा है सर? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो गया सर? सिंगापुर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब पुनः प्राप्त किया है, दोबारा से प्राप्त किया है, जो रिकॉर्ड 195 वैश्विक गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसमें अगर मैं बात करूं कि भारत की, तो भारत 42वें कितना सर? 82 नंबर पे आया है, स्थान पर है, जो 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। देखो सिंगापुर जो है, सिंगापुर का क्या है कि ये सर आपका एक 195 कंट्री को ये फ्री वीजा फ्री कर रखा है, और जो इंडिया है ये आपका 58 कंट्री को वीजा फ्री कर रखा है। इसलिए इंडिया का कितना है सर? तो 82वां स्थान है, और सिंगापुर ने 195 कंट्री को वीजा फ्री कर दिया है, इसलिए इसका कितना है सर? इसका फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICMAI, आई फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ सी फॉर कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 67वें अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है सर? अगर इनके बारे में पूछा जाए तो किनको चुना गया है, तो वो है सर आपका विभूति भूषण नायक। कौन है सर? ये बीबी नायक, इनका शॉर्ट फॉर्म बीबी नायक भी है। ये आपके ICMAI के 67वें अध्यक्ष के रूप में क्या हुए हैं सर? नियुक्त हुए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ICMAI क्या है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और भुवनेश्वर चैप्टर के सदस्य CMA विभूति भूषण नायक को सर्वसम्मति से ICMAI के 67वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नायक वित्त और लागत लेखा में 30 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव लेकर आ रहे हैं। वह इस प्रतिष्ठित पद को पाने वाले ओडिशा के तीसरे लागत लेखाकार हैं। ओडिशा के कौन से हैं सर? तीसरे लागत लेखाकार हैं। और चौथा प्रश्न शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, ये माँ पे रिलेटेड है कि मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश मेरी माँ होती थी। मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश मेरी माँ होती थी, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा दुखी मेरी माँ होती थी। वो मेरी माँ ही होती थी जो बिन कहे मेरे चेहरे से मेरी मन की बात को पहचान लेती थी, जो बिन कहे मेरे चेहरे से मेरी मन की बात को पहचान लेती थी। तो मैं सच बता दूं आपको कि माँ से ज्यादा आपको कोई इस दुनिया में प्यार नहीं करेगा। चाहे आप गर्लफ्रेंड बना लो, शादी कर लो, कुछ भी कर लो, या दोस्त बना लो, रिश्तेदार बना लो, जो प्यार आपको माँ दे सकती है दुनिया का कोई नहीं दे सकता। आप याद करो जब आप छोटे थे, तो जब आप बोलना भी नहीं जानते थे, तो आपके रोने के आहट से मम्मी को समझ में आ जाता था आपके कि इसको भूख लगा हुआ है, इसको प्यास लगा हुआ है। जब आप बोलना नहीं भी जानते थे ना, आपके आंखों के इशारे से, आपके चेहरे के भाव से माँ पकड़ लेती थी कि इसको क्या जरूरत है, इसको क्या चल रहा है। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि कभी दुखी होकर घर में बैठना, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि हाँ रे बाबू तू दुखी क्यों है, अरे तुमको क्या हो गया है, लेकिन माँ जरूर पूछेगी कि आखिर क्या बात है कि तुम उदास बैठा है। तुम नहीं भी बताओगे, माँ को पता लग जाता है, क्योंकि जब तुम छोटे थे तब माँ को पता लग जाता था, तो तुम बड़े हो जाओ चाहे बूढ़े हो जाओ, माँ को सब पता होता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे मंजूरी दी है? RBI ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में
किसे मंजूरी दी है? तो वो है सर आपका कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन। कौन सा है सर? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन है, जो कि फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किनके द्वारा सर? तो सर आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि आरबीआई ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंक ने जुलाई को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। ठीक है, सुब्रमण्यन का 3 साल का कार्यकाल 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा, जो वर्तमान एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन के कार्यकाल के 22 सितंबर 2024 को समाप्त होने के तुरंत बाद होगा। अगर देखो अब यहां से 2 सवाल पूछेगा, आपसे ये पूछ देगा कि बताइए कि फेडरल बैंक के आपके अभी वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? तो आप बोलोगे सर श्रीनिवासन है। ठीक है, और बोलेगा कि अभी उसके बाद जो 23 इनका कार्यकाल कब तक है? तो 22 सितंबर 2024 तक है। फिर 23 सितंबर 2024 से कौन हो जाएंगे? तो सर ये आपके सुब्रमण्यन साहब हो जाएंगे। कितने साल के लिए सर? तो 3 साल के लिए। अगला है, इस देश ने कोप 29 की मेजबानी की, जहां जलवायु वित्त कार्रवाई कोष CFAF जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है। किसने किया है सर? तो ये आपका अजरबैजान ने। किसने किया है सर मेजबानी इस बार? तो अजरबैजान ने किया था। अब देख लो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट है ना, कोप 29, ये 28 का फिगर लगा है। 28 देखो, 28 जो हुआ था, अगर पूछ दे यहाँ पे कोप 28 कहाँ हुआ था? तो ये आपका UAE में हुआ था। और कोप 29 कहाँ पे हो रहा है? तो ये सर आपका अजरबैजान में हो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि इस वर्ष 11 से 22 नवंबर तक कोप 29 की मेजबानी कर रहे अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष के निर्माण की घोषणा की है। यह निधि जीवाश्म ईंधन उत्पादकों से जुटाई जाएगी ताकि विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं को समर्थन दिया जा सके तथा सदस्य देशों को 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिल सके। CFAF का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों सर, सोशल प्लस इंडिविजुअल दोनों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को संगठित करना है, जिसमें अजरबैजान इसका संस्थापक योगदान करता है। ठीक है, इसकी योजना $1 बिलियन जुटाने तथा कम से कम 10 योगदानकर्ता देशों को सुरक्षित करने की है। ठीक है, तो अगला सवाल शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके लिए बोल देना चाहता हूं, और मैं बोलते भी रहता हूं। ठीक है, और आपके लिए लेकर भी आया हूं मैं, और ये बहुत बेहतरीन लाइन है, मेरा प्यारा लाइन भी है। चलो मैं उसको बोल देना चाहता हूं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तो अपने जीत पर अड़ तो सही। सब होगा हासिल तो अपने जीत पे अड़ तो सही। तो अपने जीत पे अड़ तो सही। तो दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है, आपने मान लिया है कि जिंदगी में चाहे कितना भी रुकावट आ जाए, मेरे को आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया केवल टोक सकती है, रोक नहीं सकती साहब। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना के लिए GSL द्वारा किस प्रकार का जहाज लॉन्च किया गया? बहुत बढ़िया जहाज बात है सर, कि भारतीय नौसेना के लिए GSL द्वारा किस प्रकार का जहाज लॉन्च किया गया? तो सर ये आपका एडवांस्ड फ्रीगेट लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया सर? तो आपका एडवांस्ड फ्रीगेट लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक शब्द आया है फ्रीगेट। क्या आया है? यहाँ पे एक शब्द आया है फ्रीगेट। ये आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये फ्रीगेट होता क्या है? फ्रीगेट एक होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। एक मीडियम साइज का, ये क्या होता है सर? एक मीडियम साइज का युद्ध पोत होता है। एक मीडियम साइज का वारशिप होता है। वारशिप बोले तो युद्ध पोत होता है। ये क्या करता है तो बता रहा हूं। सपोज ये बड़ा जहाज है, मान के चलो बड़ा जहाज है ये, जैसे INS टाइप है कोई,
आईएनएस है, जैसे आईएनएस दिल्ली है, एक बात मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अगल बगल में क्या रहेगा सर? फ्रीगेट रहेगा। इसका काम क्या रहता है जो मैं बता देता हूं कि फ्रीगेट एक मध्यम आकार का युद्धपोत बोले तो नौका होती है, जिन्हें तेज गति और फुर्ती से दिशा बदलने की दृष्टि से निर्मित किया जाता है। इनका प्रयोग अन्य नौकाओं व जहाजों के साथ चलकर उनकी रक्षा करने, उनके लिए सामान और रसद लाने जाने और तेजी से किसी नौका को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे कोई एक जहाज जा रहा है, अब आईएनएस इसको कितना पीछा करेगा सर, लेकिन अपने पास अगर फ्रीगेट रहेगा तो सर इसको आराम से छोटे छोटे जहाजों को दौड़ा के पकड़ लेगा सर ये, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या रहता है, तो ये वारशिप ही होता है, लेकिन एक छोटा टाइप मीडियम साइज का होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि जो भारतीय नौसेना के लिए जीएसएल ने क्या निर्मित किया है सर, तो एडवांस्ड फ्रीगेट लॉन्च किया है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए जीएसएल द्वारा निर्माणाधीन 2 उन्नत फ्रीगेट में से पहले को लॉन्च किया गया, ठीक है। जहाज को दुश्मन के सतही जहाजों, पनडुब्बियों और वायुयानों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। त्रिपुट श्रेणी के जहाज 124.8 मीटर इसका लंबाई है। किस टाइप का पूछेगा कि भाई किस टाइप का है जहाज है, तो ये त्रिपुट श्रेणी में कौन सा कैटेगरी का है, तो त्रिपुट कैटेगरी का है। इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ इसका है सर 124.8 मीटर, और इसका अगर विड्थ की बात करो चौड़ाई की तो 15.2 मीटर है, तथा इनका ड्राफ्ट कितना मीटर है सर, तो 4.5 मीटर है। इनका विस्थापन कितना है सर, लगभग तो 3600 टन है, और इसकी अधिकतम गति कितना है, तो 28 नॉट इसकी अधिकतम गति है, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं कि पीएस श्रीधरन पिल्लई ये क्या है सर, तो गोवा के राज्यपाल है। गोवा के राज्यपाल कौन है सर, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के राज्यपाल है। चलिए अगला सवाल है कि किम्बरली चीटल के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किम्बरली चीटल के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है सर आपका रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को, ठीक है। क्या है तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि किम्बरली चीटल के इस्तीफे के बाद रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। चीटल ने कांग्रेस के एक अगुवाई के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण परिचालन विफलता का हवाला दिया, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया था, ठीक है। इस घटना में AR शैली की राइफल से लैस 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू नामक युवक शामिल था, जिसने अभियान रैली में ट्रंप को घायल कर दिया था। इसका नाम याद रखना, थॉमस मैथ्यू। ये जो थॉमस मैथ्यू, कौन सा थॉमस मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू एक 20 साल का एक युवक था, जिसने ट्रंप के ऊपर इसी ने गोली चलाया था। जो आप देखे होंगे वीडियो में कि ट्रंप के जस्ट कान के बगल से सट के जो बुलेट निकला था, तो यही चलाने वाला बंदा था सर थॉमस मैथ्यू। किस राइफल से चलाया था, तो AR शैली की राइफल थी। कौन सा शैली की सर, तो AR राइफल, ऑटोमेटिक राइफल, ठीक है। AR बोले तो AR मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटेड राइफल। नेक्स्ट है, अगला सवाल है 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हो गई हैं। कौन है सर, तो कोई और नहीं बल्कि सानिया मिर्जा है। कौन है सर, सानिया मिर्जा है। थोड़ा इनके बारे में देख ले, थोड़ा सा मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर एक ही कलर हर जगह खींच रहे हो है ना। चलो, 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा, 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम और अभिनेता रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हो गए, ठीक है। प्ले स्पोर्ट्स का उद्देश्य क्या है, जो मैं आपको बता दूं, प्ले स्पोर्ट्स का उद्देश्य स्कूलों के साथ काम करके, खेलों का विकास करके, खेल बुनियादी ढांचे का प्रबंध करके, अकादमी चलाकर और जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को खोज करके भारत में एक स्थायी खेल पारिस्थितिकी
तंत्र बनाना है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो लोकल में जाके या स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके खुद का एकेडमी चला के यहां से क्या करना है सर, जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं, जो बढ़िया, जो स्पोर्ट्स, जिसके अंदर स्पोर्ट्सशिप स्पिरिट है, उनको चुनना है और इंडिया टीम में लाना है और फिर उनको इंटरनेशनल भी खिलाना है। यही इसका मेन मकसद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा शुरू की गई 444 दिवसीय सावधि जमा योजना का नाम क्या है? 444 दिवसीय सावधि जमा योजना का नाम है अमृत वृष्टि। इसका नाम क्या है सर? अमृत वृष्टि। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने 7.25% यानी 7.25% की ब्याज दर के साथ 444 दिन की अवधि वाली सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि शुरू की है। यह योजना घरेलू और अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे इसमें, तो 444 दिन के लिए आप बैंक में इसको पैसा जमा कर दे सकते हैं, जिसमें आपको 7.25% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा है यार, ये बहुत अच्छी चीज है अमृत वृष्टि। अगला है, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है कि 37 वर्ष की आयु में, ये लास्ट तो नहीं है, सेकेंड लास्ट है, कि 37 वर्ष की आयु में एमसीए के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? एमसीए के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पे जो एमसीए देख रहे हो, एमसीए, एमसीए क्या है सर? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है। ये क्या है सर? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं सर? तो वो आपके कोई और नहीं बल्कि ये अजिंक्य नायक बने हैं। कौन बने हैं सर? तो अजिंक्य नायक बने हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं कि 37 वर्षीय अजिंक्य नायक ने संजय नायक को 107 मतों से हराया, कुल 335 में से 221 मत प्राप्त किए और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। ये चुनाव पूर्व एमसीए अध्यक्ष अमोल काले की मृत्यु के बाद आयोजित किए गए थे। इसके पहले कौन थे सर? तो अमोल काले थे, उनका मृत्यु हो गया तो दोबारा से चुनाव करा गया। इसमें कुल 335 वोट था, इसमें से आपका अजिंक्य नायक ने 221 मत प्राप्त करके क्या हुए सर? विक्ट्री पाया और सबसे कम उम्र के मात्र 37 साल की उम्र में एमसीए के अध्यक्ष बन गए हैं। अजिंक्य नायक पहले एमसीए सचिव थे, जबकि 2022 में जीतने वाले अमोल काले ने अपने कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ पुरुष क्रिकेटरों के लिए 100% वेतन वृद्धि की सफलतापूर्वक वकालत की थी। ये वही अमोल काले हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो वरिष्ठ पुरुष क्रिकेटर हैं, जो कि मान के चलो कि जितने जो रिटायर्ड जो क्रिकेटर हैं, उन सभी के लिए 100% बोला था कि भाई इनको क्या है, वेतन वृद्धि इन सभी की होनी चाहिए। यही है वो अमोल काले। अगला सवाल है कि उस 2024 पहल का क्या नाम है जो वैश्विक प्रतिभाओं को ताइवान के टिकाऊ हरित उत्पादों और समाधानों का उपयोग करके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है? क्या है सर? तो वो है आपका गो ग्रीन विथ ताइवान। वो क्या है सर? आपका गो ग्रीन विथ ताइवान। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि गो ग्रीन विथ ताइवान पहल वैश्विक प्रतिभाओं को ताइवान के टिकाऊ हरित उत्पादों और समाधानों का उपयोग करके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करी है। यह टिकाऊपन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये था आपका सर पूरा आज का करंट अफेयर। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जितना ज्यादा हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको डेली फ्री का पीडीएफ चाहिए, 1 रुपया आपको लगता नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर गूगल प्ले स्टोर से, कहां से सर? गूगल प्ले स्टोर से आपको VSR अड्डा जो एप्लीकेशन है हमारा VSR अड्डा का, आपको क्या करना है सर? डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है? डाउनलोड कर लेना। यहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप 9521514276 ये आपका VSR अड्डा का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए या सर मेरे को कुछ भी आपको इंक्वायरी हो, आप इस पर जरूर हमें बताएं। आपको आपका जितना भी इंक्वायरी है सभी यहाँ पे सर क्लेरिफाई किया जाएगा।
तो देखो यार, वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आपसे मेरा यही गुजारिश है कि इस वीडियो के जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि इसको शेयर करो यार, ठीक है। और चलते चलते लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। तो जिंदगी में कभी थकना नहीं, कभी हारना नहीं, और जिंदगी में कभी रुकना नहीं, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।